कहते हैं किसी भी प्रदेश के सिस्टम को अगर समझना हो तो पहले उस पर कितना कर्ज है उसको समझो, कितने वर्ष में एक कर्ज चढ़ा है उसको समझो, आय के स्रोत क्या हैं और व्यय कैसे और किस मद में हो रहा है उसको भी समझो, और फिर आखिर में समझो नीयत को। अब आते हैं असल मुद्दे पर और असल राज्य उत्तराखंड पर, जिसकी बात हम कर रहे हैं। इस प्रदेश में 13 जिले फिलहाल तक हैं और आंकड़े बताते हैं कि पूरे प्रदेश में सबसे अमीर जिले के तौर पर देखा जाता है जिला हरिद्वार, जो इस समय पूरी तरह से जकड़ा हुआ है खनन के काले कारोबार में। काले कारोबार से यहां मतलब है अवैध खनन, जिसने प्रदेश की सबसे बड़ी कोर्ट को धता बताते हुए कर दिया है नदियों का सीना छलनी, वो भी उन मशीनों से जो पूरी तरह प्रतिबंधित हैं इस प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश के साथ। खनन को लेकर ये पूरा वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि कर्ज सिर्फ प्रदेश पर नहीं है बल्कि प्रदेश के हर उस निवासी पर है जिसका इस काले धंधे से कोई लेना देना भी नहीं है। इसलिए जरा ध्यान से देखिए और समझिए कैसे आप और आपका भविष्य इसके लपेटे में है। ये वीडियो अभी हाल ही के जून माह के शुरुआती दिनों का है। देखिए तो कैसे पोकलैंड मशीन और जेसीबी से ट्रकों को भरा जा रहा है, साथ ही गड्ढों का आकार भी देखते रहिए। वैसे इन विजुअल्स को देखते हुए ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि ये सभी मशीन प्रतिबंधित हैं, जो दिन के उजाले में ही मानो नदियों के खनिज पर डकैती डाल रही हैं। अब जरा ये भी देखिए, ये रात के अंधेरे का दृश्य है। यहां भी पोकलैंड और जेसीबी का इस्तेमाल लगातार चल रहा है। बाकी इन वीडियोस को देखते हुए ये भी ध्यान में रखिएगा कि नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश हैं कि सूरज के ढलने के बाद आप नदियों से खनन नहीं कर सकते। ऐसा करना एक बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। वैसे एक महत्वपूर्ण बात यहां और हो जाती है कि नशे से लेकर मामूली चोरी की घटना का अनावरण कर अपनी पीठ थपथपाती पुलिस के पास क्या इतने सोर्स नहीं हैं कि वो इतने बड़े अपराध के बारे में जानकारी न रख पाएं? थोड़ा अचंभा तो होता ही होगा, हमें तो है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रदेश को सिर्फ देवभूमि ही नहीं बल्कि आपदाओं का प्रदेश भी कहा जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण इस प्रदेश के संसाधनों का अवैध दोहन है। जैसे मैदानी इलाकों में चल रहा अवैध खनन, जिसके कारण हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे शहर में बरसता पानी नदियों से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाता है और खामियाजा भुगतना पड़ता है आम लोगों को। पिछले साल ही आपने ऋषिकेश और हरिद्वार के कुछ इलाकों का हाल देखा होगा, जब नदियों का पानी लोगों की बस्तियों में घुस गया था, उनके घरों में घुस गया था। किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है नदियों में चल रहा अवैध खनन, जिससे नदी अपना रास्ता बदल देती है और रुख कर देती है आम जनजीवन की ओर। अवैध खनन हरिद्वार का प्रमुख मुद्दा है। समय समय पर इसके खिलाफ वहां के स्थानीय आवाज भी बुलंद करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हरिद्वार में खूब खनन जारी है। अवैध खनन का जाल ऐसा फैला है कि अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं, और उस पर अभी हाल ही में हरिद्वार से सांसद बने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी नजरें टेढ़ी कर दी हैं उन माफियाओं की तरफ जिनके कॉलर भले सफेद हों पर धंधे उनके काले ही हैं। मार्च 2023 में आई कैग रिपोर्ट ने सभी का ध्यान उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया था। इस रिपोर्ट में कैग ने वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के बीच 37 लाख टन अवैध खनन की बात कहकर सबको चौंका दिया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इस अवधि में किए गए अवैध खनन से 45 करोड़ रुपए का चूना विशुद्ध रूप से राजस्व को लगा है। अगर यह पैसा सीधे सरकार की जेब में आ जाता तो कम से कम इस प्रदेश में बढ़ रहा कर्ज का कुछ हिस्सा कम हो सकता था, चुकाया जा सकता था। लेकिन अफसोस इस पर सोचने वाला कोई है नहीं। यह तो सिर्फ एक साल का वो आंकड़ा है जो सरकार की एजेंसी द्वारा बताया गया है। वास्तव में हालात क्या होंगे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके अलग विपरीत और बहुत सारे ऐसे धंधे हैं जिनके रिकॉर्ड हमारे पास होते नहीं हैं। जिस तरीके से प्रदेश में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है वो कई सवाल खड़े करता है, खासतौर पर हरिद्वार में, जहां के नए चुने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी खुद मान रहे हैं कि खनन का खेल हरिद्वार में चल रहा है और इसकी कई शिकायतें भी उनको मिली हैं। हालांकि अब वहां से सांसद बनने के बाद उनका कहना है कि इस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। सवाल यह भी उठता है कि जब नदियों में वैध खनन करने वालों को बड़ी मशीनें चलाने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी दिन हो या रात कैसे बड़ी बड़ी मशीनें नदियों का सीना चीर रही हैं?
क्या सरकार को इसकी भनक नहीं है? क्या इतने बड़े जिले से इंटेल प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को नहीं मिलता होगा? आखिर ये कैसे हो सकता है कि सरकार में बैठे नेताओं और अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं होगी, या इसकी वजह कुछ और ही है? किसी की मिलीभगत के बगैर क्या ऐसा कर पाना संभव हो सकता है? किसी भी खनन में सूरज के उगने से सूरज के डूबने तक किए गए खनन को वैध माना जाता है, वो भी बिना किसी मशीन के। लेकिन यहां तो दिन हो या रात पोकलैंड और जेसीबी मशीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, और वो भी तब जब माननीय हाईकोर्ट के सख्त आदेश हों इन मशीनों को लेकर। वैसे भी गंगा या अन्य नदियों में सिर्फ चुगान की परमिशन है, पर चुगान छोड़िए, यहां तो सब ऐसे हो रहा है जैसे ये आम जिंदगी नहीं बल्कि कोई फिल्म चल रही हो और काला धंधा यानी अवैध खनन करने वाले लोग फिल्मी गुंडे हों। कैग की रिपोर्ट आए भी 1 साल बीत चुका है, लेकिन हालात अब भी अधिक बदले नजर नहीं आते हैं। सोचिए, ये माफिया किस तरह से उत्तराखंड का दोहन करने में लगे हुए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में जो उप खनिज आ रहे हैं और किन्हें आगे बेचे जा रहे हैं कुछ पता नहीं। ऐसे में सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की चपत लग रही है। यह भी साफ है कि जिस तरह से धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, यह प्रशासन और माफियाओं की मिलीभगत की तरफ भी इशारा करता है। अवैध खनन करने वालों पर कैसे कार्रवाई होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हल्द्वानी में खनन से जुड़े एक घोटाले में पूरे 7 साल बाद विजिलेंस में मामला दर्ज हो पाया, और अब 13 साल बाद उस दौर का एक बड़ा अधिकारी गिरफ्तार हो पाया है। राज्य बनने के कुछ समय बाद ही भ्रष्टाचार का दाग खनन के खेल में लग चुका था, लेकिन पता लगने में सालों लग गए। मगर खनन की कलंक की कहानी अब भी आधी ही है। क्या कभी पता चल पाएगा कि बुग्गी का पैसा जमा कर ट्रकों से गोला नदी को खाली करने वाले लोग कौन थे? माफिया थे या छुट भइये खनन तस्कर? गेटों पर वन विभाग के अलावा वन विभाग के कर्मचारी भी होते हैं। फिर इस घपले को लेकर सभी अनजान कैसे बने रहे? अवैध खनन से असल राजस्व नुकसान का पता आज तक कोई लगा नहीं पाया है। सरकार और उसका तंत्र अवैध खनन को रोकने में असफल हुआ, तो इसको रोकने के लिए एक कंपनी का सहारा लेने की बात सामने पिछले साल आई थी। तब कहा गया कि इस कंपनी ने यानी कि प्राइवेट कंपनी के पास नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिले में एक तरह से सरकारी विभागों की तरह पावर होगी। हालांकि अब वो कंपनी कहां है, काम कर भी रही है, इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या खनन के खेल को रोकने में सरकारी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसलिए निजी कंपनी को लाया जा रहा था? क्या सरकार को खुद के विभाग पर भरोसा नहीं है? इसके अलावा नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में अवैध खनन का नेटवर्क लगातार मजबूत होने की वजह से प्राकृतिक संसाधनों की एक तरह से लूट भी लगातार जारी है। खनन विभाग के उच्चाधिकारियों के अनुसार खनिज की उपलब्धता के हिसाब से 350 करोड़ का राजस्व मिलना चाहिए था, लेकिन रॉयल्टी चोरी व अवैध खनन के कारण लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता। उत्तराखंड में अवैध खनन के कारोबार से जेबें भरने का खेल किस स्तर पर जारी है, इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो वाकई आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि किस तरह से सरकारी सिस्टम की नाक के नीचे ये काला धंधा चल रहा है, इसके बारे में शायद आप सोच भी ना सकें। एक तरफ प्रदेश 80,000 करोड़ के कर्ज के तले दब चुका है, तो दूसरी तरफ अवैध खनन न केवल आपदाओं को न्योता दे रहा है बल्कि राजस्व को भी मोटी चपत लगा रहा है। लेकिन सरकार इस नुकसान को आंखें खोलकर देखने में लगी हुई है। हालांकि अब हरिद्वार से नए नवेले सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर ठोस कदम उठाने की बात कही है और साफ किया है कि ये गोरख धंधा होने नहीं देंगे। वैसे भी त्रिवेंद्र को एक सख्त नेता के तौर पर देखा जाता है। सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई सफेद पोशों के धंधे बंद किए हैं। हालांकि इन सफेद पोश माफियाओं के खिलाफ खड़े होने से उनको कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि खनन का काला कारोबार कई हजार करोड़ का बताया जाता है, जिस पर त्रिवेंद्र अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। तो यकीनन त्रिवेंद्र कई माफियाओं के निशाने पर जाने अनजाने होंगे ही। अब ये फैसला या तो हरिद्वार सांसद को करना है कि धंधा जारी रहेगा या बंद होगा, या प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस काले कारोबार को बंद करवाने में जुटना पड़ेगा। आगे इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये तो बस वक्त का इंतजार करके ही जाना जा सकता है। मगर अगर वाकई ये अवैध खनन बंद हो पाया तो हो ना हो, प्रदेश का कर्ज जरूर कम होना शुरू हो जाएगा।
और साथ ही कोर्ट का सम्मान भी बचा रह पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।